हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट 3। इससे पहले हमने दो पार्ट और कवर किए हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उसको देखिएगा, फिर लेक्चर आगे का कंटिन्यू करिएगा, है ना। तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा चैप्टर। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमने पहले चैप्टर को ओवरव्यू देखा था, डेमोक्रेसी के बारे में देखा था, है ना। और इलेक्शन जरूरी क्यों है, ये सारी चीजें देखी थी। असेंबली इलेक्शन हरियाणा में, है ना, इसके बारे में हमने समझा था। और हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है ना। और इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक कैसे होते हैं, इलेक्शन तो कई सारी कंट्रीज कंडक्ट करवाती हैं, क्या उनके इलेक्शन डेमोक्रेटिक होते हैं। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ओके। उसके बाद में पॉलिटिकल कंपटीशन के बारे में देखा था। जो कि पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ती हैं, है ना, वोट पाने के लिए। ओके। और फिर हमारा सिस्टम क्या है इलेक्शन का, हमारी कंट्री में ये सारी चीजें दिखी थी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसीज क्या होती हैं, है ना। और यहाँ पर हमने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्युएंसी और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्युएंसीज के बारे में समझा था, है ना। वोटर लिस्ट के बारे में समझा था, है ना। वोटर्स लिस्ट को इलेक्टोरल लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से पूरे देश में कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड की जाती हैं, ताकि हर जगह पर इक्वल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि वन वैल्यू वन वोट हो, है ना। एक पर्सन का अगर एक वोट है तो उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हमने समझी थी। अब देखेंगे हम, और हमने ये भी पढ़ा था नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना। नेता बनने के लिए कोई भी आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है ना। तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे हमने अपना व्यूज देखे थे। ओके। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब ये देखिए, ये जो इलेक्टोरल रोल है ना, तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ। ये ना जो मिजोरम का स्टेट का, उसका यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। ये देखो, इस तरीके से सबको मिलती है, पर्चियां बांटी जाती हैं इलेक्टोरल रोल्स में, जैसे कि ये पर्सन का नाम है, उनकी यहाँ पर फोटो रहती है। ठीक है। इस तरीके से होता है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं, जो वोटर आईडी भी बनवाई जाती है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। ओके। अभी हम देखेंगे इलेक्शन कैंपेन के बारे में। अच्छा, ये छोटी सी एक्टिविटी दी गई है, तो आप कर सकते हो क्या। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है। एवरीवन हु इज 18 इयर्स ऑफ एज और ओल्डर हैज राइट टू वोट। मतलब हर इंसान जिसकी एज 18 से ज्यादा है और 18 साल के हैं, तो वो जो है राइट टू वोट, उनका अधिकार है ना। वोट देने का अधिकार है। रिजर्वेशन किया जाता है वीकर सेक्शन का। ओके। तो यहाँ पर ये दिया गया है, रिजर्वेशन फॉर द वीकर सेक्शन, है ना, एससी और एसटी के लिए। ओपन पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ओपन पॉलिटिकल कंपटीशन, वन वोट वन वैल्यू होती है। वन वोट वन वैल्यू कब होती है, जब भी ईच कॉन्स्टिट्युएंसी में सेम पॉपुलेशन होती है, तो वन वोट वन वैल्यू होती है। पॉलिटिकल कंपटीशन, एनीवन, कोई भी जो इंसान है पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म कर सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है, और उसको वोट देने का अधिकार भी होता है। इसी को पॉलिटिकल राइट कहते हैं। ओके। और वन वोट वन वैल्यू तब होगी जब भी हर जगह सेम पॉपुलेशन होगी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब इलेक्शन कैंपेन, द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर। मेन पर्पस क्या है इलेक्शन का, ये है, मेन चीज क्या है, क्यों कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शन, ताकि लोगों के पास में चांस हो, चॉइस हो, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। कौन जो पर्सन को, किसको वो पसंद करते हैं, उसको चुनते हैं वो, और वो इंसान जाकर के लॉ मेकिंग का काम करता है, गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं, मतलब वो लोग जो है पावर में आते हैं और फिर पॉलिसीज बनाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि फ्री एंड ओपन डिस्कशन हो, कि कौन हो बेटर रिप्रेजेंटेटिव, कि कौन सी पार्टी जो है वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। ओके। और गुड पॉलिसी मेकिंग वगैरह लेकर के चलेंगी, है ना। तो ये सारी चीजें जो होती है तभी होती है जब इलेक्शन कैंपेन होता है। इलेक्शन कैंपेन के थ्रू वो बताते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, कैंडिडेट हो गए, तो ये सारे लोग जो है बताते हैं कि हम गवर्नमेंट में आकर के क्या करेंगे, है ना, वादे करते हैं झूठे झूठे। मतलब ये लोग जो है अपनी मैनिफेस्टो जारी करते हैं, कि अगर हम जीते तो हम क्या करेंगे। ओके। इस तरीके से कैंपेन चलता है इलेक्शन का। आपने देखा होगा जगह जगह पर्चे बांटे जाते हैं ना, तो वो लोग बताते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो हम आपके लिए क्या करेंगे। हमारी कंट्री में ऐसे कैंपेन जो है 2 वीक तक होते हैं। जब अनाउंसमेंट हो जाती है ना फाइनल लिस्ट की, कैंडिडेट की, एंड द डेट ऑफ पोलिंग, उससे
तो मतलब कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सी डेट में इलेक्शन होंगे, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कौन सी डेट में इलेक्शन होंगे और इनके पास भी जो सारी लिस्ट होती है कैंडिडेट की, ओके? कौन जो है इलेक्शन में खड़ा हो रहा है ना? तो इसके बीच में जब अनाउंसमेंट होती है फाइनल लिस्ट की ये कैंडिडेट है जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, ठीक है? ये अनाउंसमेंट हो गई कि ये सारे कैंडिडेट हैं और डेट ऑफ पोलिंग मतलब कि जिस दिन इलेक्शन होना है, उसके बीच में 2 हफ्तों के लिए कैंपेनिंग चलती है सी ठीक है? सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कैंडिडेट अपना जो है कैंपेन करते हैं कि हमें वोट दो, है ना? वोट माँगने आते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस टाइम पर कैंडिडेट जो है अपने वोटर्स जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? मिलते हैं आकर के हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, आपने देखा होगा है ना, नेता लोग निकलते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स जो है एड्रेस करते हैं इलेक्शन मीटिंग, है ना? मीटिंग्स वगैरह जो ऑर्गेनाइज करते हैं ओके, और जो भाषण देते हैं, है ना? और पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना सपोर्ट खींचने की कोशिश करती हैं ताकि उनको जनता का सपोर्ट मिले, है ना? तो ये जो है दिस आल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज़ आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविजन है ना? टीवी में भी, फ़ोन भी आजकल जो सोशल मीडिया उसमें भी, तो हर जगह इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, ठीक है? पूरी स्टोरीज भरी रहती है इलेक्शन की और डिबेट होते रहते हैं। बट इलेक्शन कम कैंपेनिंग जो है वो लिमिटेड है, वो लिमिटेड नहीं रहती है 2 वीक्स के लिए बस ओनली। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि 2 हफ्तों के लिए जो अनाउंसमेंट जो होती है तब और पोलिंग डे तक के लिए 2 हफ्तों के लिए इनके पास में कैंपेन करने का टाइम होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ना पहले से ही प्रिपेयर करने लगती हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ प्रिपेयर करती हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए वो पहले से ही सारी प्लानिंग कर लेते हैं, है ना? कैंपेनिंग वगैरह सब शुरू कर देते हैं पहले से ही, ओके? इलेक्शन कैंपेन में पॉलिटिकल पार्टीज ना फोकस करती हैं कि किस तरीके से जनता का जो है अटेंशन ले सके, है ना? और बिग इशू में ला सके, मतलब कोई भी जो इशू है जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, है ना? बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है इस टाइम पर कंट्री में, है ना? और जो जैसे कि फार्मर्स का इशू है ना? फार्मर्स इतनी प्रॉब्लम फेस करते हैं किसान, तो उनका इशू है। तो ये लोग जो है मुद्दे की बात लेकर के आते हैं बीच में, ताकि जो है जनता को अट्रैक्ट कर सकें और ऑफर करते हैं कि हम इतनी सारी जॉब लेटर देंगे, जॉब निकालेंगे, ओके, गवर्नमेंट जॉब देंगे। फिर जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना? दे वांट टू अट्रैक्ट द पब्लिक, पब्लिक को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस इशू में जिससे उनको वोट मिल सके, है ना? और उस वोट के जरिए जरिए जो है वो अपना इलेक्शन कैंपेन चलाते हैं ना, मतलब उस इशू के चलते, ओके, ताकि उनको वोट मिल सके। तो इसी ना ऐसे ही हम स्लोगन के बारे में देखेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज ने चलाए हुए थे और जो स्लोगन जो है बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। जब जब बहुत सारे मतलब कि पहले इलेक्शन जब हुए थे ना, उस टाइम पर कई सारे स्लोगन बहुत फेमस हुए थे, है ना? जैसे कि अभी मोदी जी का जो चलता है बीजेपी का, है ना? विकसित भारत का, वो वाला स्लोगन सबका साथ सबका विकास, है ना? तो वो स्लोगन इनका बहुत चलता है। तो पहले ना कांग्रेस पार्टी बहुत मतलब डोमिनेट करती थी, ओके। जब कांग्रेस पार्टी, जब इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जब इनकी लीडरशिप में थी कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ का, पॉवर्टी को रिमूव करने का, है ना? 1971 के लोकसभा इलेक्शन में। और पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि ये क्या करेंगे, ऐसी पॉलिसीज लेकर के आएंगे ताकि गरीबी हट जाए हमारे देश से, है ना? तो इस तरीके का इनका स्लोगन चला था। और ये सेफ डेमोक्रेसी का स्लोगन चला था जनता पार्टी का, है ना? जब भी जयप्रकाश नारायण की लीडरशिप थी यहाँ पर, तो लोकसभा जो थी, लोकसभा इलेक्शन जो 1977 के थे तब, पार्टी ने प्रॉमिस किया था कि वो कमिटेड रहेंगे कि इमरजेंसी के टाइम पर जो भी गलत चीजें हुई हैं ना उसको खत्म करेंगे और फिर से सिविल लिबर्टी को जो है रिस्टोर करेंगे, ओके। मतलब कि लोगों की आजादी छिन गई थी हमारी कंट्री में ना। देखो हमारे संविधान में 3 तरीके की इमरजेंसी मेंशन की गई है। तो यहाँ पर आती है एक स्टेट इमरजेंसी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ओके। एक होती है नेशनल इमरजेंसी और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आज तक हमारी कंट्री में कभी नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब कि अगर जब हमारी कंट्री डूबने की मतलब कभी ना हो, पर ऐसे ना होता है कि फाइनेंसेस जब इकोनॉमी की खस्ता हालत हो जाए एकदम, जैसे कि 1990s पे हुई थी, है ना? पर ये कहो फाइनेंशियल इमरजेंसी उस टाइम पर नहीं लगी।
है ना, जब हमारे जब इंडिया के पास में इतने पैसे भी नहीं बचे थे कि बाहर से चीजें खरीद सके, जैसे कि क्रूड ऑयल, हम अपन जो है हमारी कंट्री ऑयल, क्रूड ऑयल जिससे वो ना बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्ट से, तो उसके लिए भी ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। तब जाके फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, पर नहीं लगाई गई थी यहाँ पर, संभाल लिया था कंट्री को, है ना। और एक होती है नेशनल इमरजेंसी, ये हमारे देश में लगाई जा चुकी है, ये पूरे देश में भी लगाई जा जा सकती है और एक पर्टिकुलर पार्ट में भी लगाई जा सकती है हमारी कंट्री के, है ना, अपनी कंट्री के। तो यहाँ पर जो है नेशनल इमरजेंसी जो है ये लगाई गई थी 1975 से 77 तक। ओके, तो इस टाइम पीरियड पे मतलब बहुत ही ज्यादा जो है लोग परेशान हो गए थे, फ्रीडम कुछ भी नहीं रह गई थी, सारे राइट्स जो है मतलब एक अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टाइप ऐसा रूल देखने को मिला था। फ्रीडम तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, लोगों को आजादी आजादी नहीं थी, ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस की थी। इसी इसी के मुद्दे पर उठा करके जनता पार्टी ने इलेक्शन लड़ा था, सेव डेमोक्रेसी की, जो डेमोक्रेसी को बचाना है। ओके, और सिविल लिबर्टी जो है मतलब कि जनता के अधिकार, जनता की आजादी को वापस लेकर के आएंगे ये। और ये जो स्टेट इमरजेंसी है ना, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, तो इसको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है, किसी भी स्टेट में लगा दी जाती है, मतलब पर्टिकुलर स्टेट में आप इसको लगा सकते हैं, तो इसको कभी भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और जब भी ना क्या होता है कि नेशनल लेवल पर अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, और स्टेट लेवल पर अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो ज्यादातर जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, इसको लगा करके स्टेट की गवर्नमेंट गिरा देती है, ठीक है, ताकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है ना उससे मतलब उसको हटा सके, है ना। तो इस तरीके का काम चलता है। लेफ्ट फ्रंट जो है उन्होंने स्लोगन दिया था लैंड टू द टिलर, ठीक है, वेस्ट बंगाल असेंबली में इलेक्शन में 1977 में, ये इन्होंने फार्मर का मुद्दा उठा करके इन्होंने इलेक्शन लड़ी। ओके, यहाँ पर ना प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए तेलुगुज की, ठीक है, तो स्लोगन दिया था ये एन टी रमा राव ने, लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की असेंबली इलेक्शन था 1983 का था। तो ये ऐसे स्लोगन कई बार फेमस हो जाते हैं, है ना। डेमोक्रेसी में देखें ना तो फ्री कर दिया जाता है जो इलेक्शन, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कैंडिडेट होते हैं, ताकि वो जिस तरीके से अपना कैंपेन करना चाहें कर सकें। बट जरूरी भी होता है कि इनको रेगुलेट भी किया जाए, क्योंकि ये लोग कैंपेन के नाम पर फिर बहुत ज्यादा नाटक करते हैं ना, और डिवाइसिव पॉलिसीज भी खेलते हैं, मतलब कि जनता को जो है लुभाने के लिए ये जो यूनिटी को हार्म कर देते हैं अपने देश की, मतलब कि कास्ट रिलीजन के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलने लगते हैं। ओके, तो ये सब चलने लगता है, तो इनको जरूरी होता है कि रेगुलेट कर सके इनके कैंपेन को, ताकि जो हर पॉलिटिकल पार्टी है, हर कैंडिडेट है, उसको फ्री एंड फेयर एंड इक्वल चांस मिल सके compete करने का। क्या होता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट होके नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट जो मेंबर होता है वो अगर इलेक्शन लड़ता है ना, तो उसके खिलाफ जो है पॉलिटिकल पार्टी उसको मतलब दबाने के लिए, उसको हटाने के लिए बहुत सारी कोशिश करती हैं। ओके, तो कई सारी चीजें चलती हैं, आपको पता होगा पॉलिटिक्स में कि किस हद तक लोग गिर जाते हैं ना। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, हमारे इलेक्शन लॉ के अकॉर्डिंगली कोई भी पार्टी या फिर कैंडिडेट है, अगर वो रिश्वत लेते हुए या फिर वोटर्स को धमकाते हुए पाए गए, ठीक है, या फिर वोट ले रहे हैं वो कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, है ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, या फिर गवर्नमेंट की रिसोर्स यूज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट की रिसोर्स रिसोर्स का मतलब क्या है, जनता का पैसा, है ना, जनता की जो जनता की पूंजी कहलाती है गवर्नमेंट का रिसोर्स, है ना। तो इलेक्शन कैंपेन के लिए अगर यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट का रिसोर्स, या फिर स्पेंड कर रहे हैं 25 lakhs in a constituency for Lok Sabha election and 10 lakh in a constituency for the assembly election, ये लिमिट जो है इंक्रीज कर दी गई है। ओके, तो अभी 25 लाख और 10 लाख से ज्यादा है अभी लिमिट, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर लिमिट कर दी गई है कि इससे ज्यादा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको खर्च नहीं करना है। अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। If they do so, their election can be rejected by the court even after they have been declared elected. अगर वो जीत भी जाते हैं कोई कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी इन चीजों के जरिए, तो उनको ना
रिजेक्ट कर दिया जाता है उनके इलेक्शन को, और फिर उनको फिर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है ना? तो मतलब कैंडिडेट जो है ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। इन एडिशन टू द लॉज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे देश की है, उनको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। इलेक्शन कैंपेन वगैरह जब भी ये सब होता है ना, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है ना? जब इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ना कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कि पार्टी जो है क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। मतलब पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट जो है उनके लिए रूल्स फिक्स कर दिए जाते हैं कि ये लोग जो है ज़्यादा नाटक ना करें, है ना? पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट हैं उनके। तो कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे कि कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, है ना? गुरुद्वारा हो गया या फिर चर्च हो गया, तो उसको आप यूज़ नहीं करेंगे इलेक्शन प्रोपेगेंडा अपने फैलाने के लिए, है ना? मतलब कि आप वहाँ जा रहे हैं, वोट माँग रहे हैं, है ना? उसके थ्रू आप जो है अपना कैंपेन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, मतलब हर रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर रिलीजन के नाम पर वोट वगैरह नहीं मांग सकते, है ना? गवर्नमेंट की व्हीकल वगैरह यूज़ करते हैं या फिर एयरक्राफ्ट ऑफिशियल अगर यूज़ करते हैं इलेक्शन के लिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए, है ना? वंस इलेक्शन जब इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं, तो मिनिस्टर जो है वो फाउंडेशन नहीं रख सकते, कोई भी प्रोजेक्ट है नया, है ना? या फिर कोई भी बड़ा पॉलिसी का डिसीजन नहीं ले सकते या फिर प्रॉमिस नहीं कर सकते कोई पब्लिक फैसिलिटी को, वरना इसके थ्रू क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे वोटर्स, है ना? तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट की पावर ज़्यादा नहीं बचती है जब इलेक्शन अनाउंसमेंट हो जाती है ना? क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे ना, जैसे कि अगर ये मिनिस्टर वगैरह ऐसा करेंगे तो जनता इनकी तरफ हो जाएगी, है ना? तो फेयर पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होगा। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, द फाइनल स्टेज ऑफ इलेक्शन। पोलिंग हो गई, ठीक है, वोट डल गए, अब काउंट किए जाते हैं, ठीक है? फाइनल स्टेज है इलेक्शन की, जब वोटर्स जो है अपना क्या करते हैं, वोट देते हैं, मतलब कि पोल करते हैं, है ना? दैट डे, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्शन डे कहते हैं, जब वोटिंग होती है। हर पर्सन जो है उसका नेम होता है वोटर लिस्ट में, है ना? और वो उसके घर के पास में कोई स्कूल होता है ना? तो या फिर कॉलेज होता है, तो वहाँ पर वोटिंग करवाई जाती है ना? घर के पास में ही होता है, वोटर्स को दिया जाता है, पोलिंग बूथ कहते हैं उसको। तो लोकल स्कूल भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस भी हो सकता है ना? जब वोटर जो होते हैं बूथ के अंदर जाते हैं वोट करने के लिए, तो इलेक्शन ऑफिशियल जो है उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और उनके हाथ में आपने देखा होगा उंगली में स्याही लगाई जाती है ना? ताकि जब वो वोट देते हैं ना, तब तब पता रहे कि इस इंसान ने पहले ही वोट डाल दिया है ना? और फिर ना वो अपना वोट देते हैं। एंड एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ, इंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे। हर जो कैंडिडेट होते हैं उनका एक एजेंट होता है, उसको बैठने दिया जाता है पोलिंग बूथ में, ताकि ये जो है भरोसा बना रहे कि जो इलेक्शन है अब फेयर वे में हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि धांधलीबाजी या फिर कुछ भी गलत चीजें चल रही हैं इलेक्शन में, है ना? तो हर किसी को, मतलब कि जो कैंडिडेट होते हैं ना उनके एजेंट को बैठने दिया जाता है पोलिंग बूथ के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपको कार्टून ड्रॉ करना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो गाइडेंस दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज को एंड कैंडिडेट को ड्यूरिंग इलेक्शन में। तो आप एक न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर में ना कई सारे कार्टून्स होते हैं, तो उसमें से आप देख करके बना सकते हो, है ना? फिर इलेक्शन जो है हमारी कंट्री में क्या बहुत एक्सपेंसिव होते हैं? हाँ जी, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अपने देश में इलेक्शन जो होते हैं, कहते हैं इंडिया, मतलब कि उतना इंडिया में कई सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा गरीबी है ना? इंडिया उतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है। पर अगर सॉरी, पर अगर इलेक्शन के टाइम पर देखोगे ना, तो इतना पैसा निकलता है, मतलब कहाँ से आता है इतना ज़्यादा, है ना? कि मतलब इतना ज़्यादा पैसा लुटाते हैं ये लोग, ठीक है? बहुत सारा पैसा जो है इलेक्शन में जो कंडक्ट करवाए जाते हैं ना, और इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो सब अरेंजमेंट करना है ना पूरे देश में, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है। और पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट तो और ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं इलेक्शन में, बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं, है ना? तो गवर्नमेंट जो है ना 3500 करोड़ इलेक्शन में खर्च किए थे इन्होंने लोकसभा में 2014 में, है ना? 3500 करोड़। देखो जब इलेक्शन हुए थे लोकसभा के 2014 में, दैट वर्क्स आउट टू अबाउट 40 रुपीज पर वोटर। 40 रुपीज पर वोटर, ये तो जो है ये एस्टिमेट लगाया होगा, एक्चुअली में कितना स्पेंड होता है कि अंदाजा ही नहीं लगा सकते लोग, है ना?
तो जो अमाउंट स्पेंड किया जाता है पार्टीज और कैंडिडेट जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा है ना। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ऐसा रहता है कि उनको पूरा अरेंजमेंट करवाना है। गवर्नमेंट मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हर चीज़ का अरेंजमेंट करवाना, कहाँ इलेक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस चीज़ों का, है ना। तो रफली स्पीकिंग अगर देखें एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने किया और कैंडिडेट्स जो करते हैं वो 30,000 करोड़ तक पहुंच गया था, 500 रुपए पर वोटर के उससे, है ना। कुछ लोग कहते हैं इलेक्शन जो है बर्डन है हमारे देश के ऊपर, क्योंकि जो हमारा देश गरीब है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे इलेक्शन को हर 5 साल में, मतलब इतना पैसा, है ना। लेट अस कंपेयर, अगर एक्सपेंडिचर देखें हम दूसरे फिगर्स के साथ में कंपेयर करते हैं। 2005 में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, डिसाइड किया था कि बाय करेंगे 6 न्यूक्लियर सबमरीन फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस से न्यूक्लियर सबमरीन खरीदते हैं, ठीक है अपन। तो उनसे ना 2005 में, तो इसके लिए एक सबमरीन का कॉस्ट था 3,000 करोड़ का, है ना। सबमरीन बहुत जरूरी है ताकि अपने देश का कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। चाइना के पास में बहुत सारी सबमरीन है, तो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी होती है कि हर चीज में जो ना हर चीज हो अपने पास, ठीक, ओके। तो दिल्ली जो है, दिल्ली होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम जो है होस्ट किया था 2010 में इंडिया ने, ठीक है। तो एस्टिमेट किया गया था 20,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर लगा था इसमें। तो आप देख सकते हो कि इलेक्शन करवाने में कितना ज्यादा पैसा जाता है, 30,000 करोड़, है ना। तो आप देखो न्यूक्लियर सबमरीन जो अपनी कंट्री के लिए जरूरी है वो, और ये जो बाहर के इवेंट्स भी, जैसे कि इस साल जो अपने यहाँ G20 का भी होस्ट किया गया था, है ना, मीटिंग। तो इंडिया एक लीडर के तौर पे उभर कर आता है जब भी ऐसी चीजें अपनी कंट्री में होती है ना। जैसे कि G20 का ग्रुप मीटिंग अपनी कंट्री में हुआ था, है ना। और जो जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करवाया, है ना। जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो सोलर एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी मीटिंग अपनी कंट्री में होती है, तो इन सबको भी जो इंडिया की एक लीडरशिप दिखती है वर्ल्ड लेवल पर, है ना। ओके, तो अभी हम देखते हैं इलेक्शन जो रिजल्ट आया था गुलबर्ग में, ठीक है। तो यहाँ का ये रिजल्ट के बारे में बताया गया है, किस तरीके से पार्टी होती है, वोट्स कितने डाले गए, है ना, और परसेंटेज ऑफ वोटर, है ना। तो ये सारी चीजें, फिर जीतता कौन है, ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। Earlier, the voter used to indicate who they want to vote for by putting a stamp on the ballot paper. पहले क्या होता था, जब भी हमारे देश में जब भी ईवीएम नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऐसी डिब्बा होता है एक, जिस पर ना जिस पर स्लिप दिखती है, ओके, मतलब कि इसमें ना यहाँ पर ऐसा होता है, तो इस पर वोट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर नाम लिखे रहते हैं और यहाँ पर उनके सिंबल रहते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिस पर वोट दिया जाता है। तो ये पहले नहीं थी, है ना, ये तो टेक्नोलॉजी के साथ में बाद में आई। पहले क्या होता था, बैलेट पेपर होता था, एक स्टैम्प होता था, उसमें ऐसा जिसको भी वोट देते थे ना, उसका स्टैम्प छाप करके उसको वोट दिया करते थे। बैलेट पेपर जो था ना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा चीटिंग भी हो जाती थी, क्योंकि पोलिंग बूथ को कैप्चर कर लेते थे गुंडे और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के या फिर कैंडिडेट को जिता देते थे। तो उसमें ना नेम होता था कंटेस्टिंग जो कैंडिडेट होता था, और पार्टी का नेम होता था, सिंबल होता था। अभी हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज करते हैं, ईवीएम यूज करते हैं ताकि रिकॉर्ड कर सके वोट को। मशीन जो है नेम दिखाती है कैंडिडेट का, उनकी पार्टी का सिंबल दिखाती है, ओके। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होते हैं उनका खुद का सिंबल होता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देते हैं। सारे वोटर्स जो हैं उनको ना प्रेस करना पड़ता है बटन, मतलब कि वहां जाते हैं ना, तो यहाँ पर बटन रहती है, ये जिस पर भी वोट देना चाहते हो ना, उस पर बटन लगाते हैं ना, मतलब बटन दबाते हैं। जिस कैंडिडेट अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट जिसको भी वोट देना चाहते हैं, जैसे ही पोलिंग पोलिंग खत्म हो जाती है तो ईवीएम जो है उसको सील कर दिया जाता है। बहुत सिक्योरिटी के साथ में ये सारे काम होते हैं, मतलब कि कोई चीटिंग ना हो जाए, है ना। मतलब डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। तो ईवीएम को सील कर दिया जाता है, फिर उसको एक सिक्योर प्लेस में ले जाया जाता है ना। कुछ दिन बाद जब सारे इलेक्शन खत्म हो जाते हैं ना, फिर ना फिक्स्ड डेट होती है उस टाइम पर, उस दिन जो है ईवीएम जो है ऑल द ईवीएम, सारी जो ईवीएम है कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उसको ओपन किया जाता है और जितने भी वोट्स हैं उसको गिने जाते हैं, ठीक है। और हर कैंडिडेट का वोट जो है काउंट किया जाता है। एजेंट जो होते हैं सारे कैंडिडेट के वहां पर बैठे रहते हैं, ठीक है, बाहर साइड, है ना।
तो जो ना प्रेज़ेंट रहते हैं ताकि इंश्योर कर सके जो काउंटिंग हो रही है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, है ना? तो कैंडिडेट्स जो होते हैं जो सिक्योर करते हैं सबसे ज़्यादा वोट, है ना? किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो वो इलेक्टेड कहलाते हैं, वो जीत जाते हैं। इन जनरल इलेक्शन में यूजुअली जो काउंटिंग होती है वोट्स की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसी दिन हो जाती है, ठीक है? सेम डे ही हो जाती है वोट्स की काउंटिंग भी। तो टेलीविज़न चैनल ना शो करते हैं, रेडियो वगैरह हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, तो आप देखोगे ना तो टीवी वगैरह में भी वो दिखाते जाते हैं कि बीजेपी के इतने वोट बढ़ गए, फिर ना कांग्रेस के इतने बढ़ गए, है ना? आम आदमी पार्टी के इतने बढ़ गए, तो वो दिखाते जाते हैं कि ऐसे-ऐसे बढ़ते जा रहे हैं वोट, है ना? कुछ आवर में जैसे ही काउंटिंग फिनिश हो जाती है, सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि कौन जो है जीत रहा है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है और नेक्स्ट गवर्नमेंट किसकी होगी, मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी, है ना? तो उसके बारे में व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, क्या चीजें हैं जो हमारे देश के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। हमने देखा कई सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस भी होती है इलेक्शन में, है ना? न्यूज़पेपर और टेलीविजन रिपोर्ट जो है वो एलिगेशंस लगाते हैं, है ना, कि ऐसा हो रहा है कि डेमोक्रेटिक नहीं है इलेक्शन। और ज्यादातर जो ये रिपोर्ट होती है इस तरीके से, जैसे कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट, मतलब कि वोटर लिस्ट में गलत चीज़ें कर दी जाती हैं, जैसे कि गलत नाम ऐड कर दिया किसी पर्सन का या फिर जो किसी पर्सन के नाम पर पहले ही वोट डल गया, है ना? या फिर जिस पर्सन का होना चाहिए नाम उसमें नहीं है। मिसयूज़ करती है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़, है ना? गवर्नमेंट अगर फैसिलिटी का यूज़ किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है जो वो ऑफिशियल्स के द्वारा, रूलिंग पार्टी जो है पहले से वो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी, जो बहुत ज़्यादा पैसे का यूज़ करते हैं, जो अमीर होते हैं कैंडिडेट, है ना? जो कि क्या करते 5 साल तक इन्होंने रूल किया, ठीक है? और फिर क्या किया इन्होंने, खूब पैसा कमाया, है ना, करप्शन के थ्रू। अभी इलेक्शन के टाइम पर वो पैसा लुटाते हैं, है ना? ताकि फिर से ये जीत जाएँ। तो डराते-धमकाते हैं वोटर को, है ना? एंड रिंगिंग ऑन द पोलिंग, रिंगिंग मतलब कि फ्रॉड प्रैक्टिसेस जो होती हैं गलत तरीके से, जैसे कि डराना धमकाना वोटर्स को, है ना? और उनसे बार मतलब कि एक पर्सन का कई बार वोट हो जाना, या फिर जो पोलिंग ऑफिसर है जो वहां पर, तो उसको ब्राइब देना, उसको अपने फेवर में करना कैंडिडेट के, है ना? और गलत तरीके से इलेक्शन को जीतना, है ना? तो ये सारी चीजें, मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, कई सारी रिपोर्ट्स करेक्ट होती हैं कि जैसे कि मिसयूज करती है गवर्नमेंट फैसिलिटीज को जो रूलिंग पार्टी है ना? तो हम जब ये रिपोर्ट पढ़ते हैं तो अनहैप्पी हो जाते हैं, है ना? हमें अच्छा नहीं लगता है लोगों को कि जब ऐसी रिपोर्ट देखते हैं, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो रिपोर्ट इस तरीके से नहीं होती है कि जो इलेक्शन जो पर्पस है उसका, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी के लिए, तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर दे, है ना? कई जगह पर ऐसी चीजें होती है पर ऐसा उसको कंट्रोल भी करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। Can a party, this becomes clear if we ask a basic question, तो ये क्लियर हो जाएगा जब हम बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पार्टी जो जीतती है इलेक्शन, अगर वो पावर में आती है, नॉट बिकॉज इट हैज पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस, दिस इज अ विटल क्वेश्चन। मतलब कि अगर कोई पार्टी जो है गलत तरीके से पावर में आ जाती है, मतलब कि इलेक्शन में कुछ घपले कर करके वो क्या करते हैं, पावर में आ जाते हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन को हम एग्जामिन करते हैं, कि ऐसा होता है तो फिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जब होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिनके बारे में हम आपसे कई बार बोल चुके हैं ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो नेशनल लेवल के इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाते हैं ना। तो एक सिंपल वे होता है चेकिंग वेदर इलेक्शंस आर फेयर और नॉट, इज टू लुक एट हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। एक बहुत ही सिंपल वे है कि आप देख सकते हो इलेक्शन ढंग से हो रहे हैं कि नहीं, फ्री एंड फेयर है कि नहीं। तो ये है कि थ्रू आप जो देख सकते हो कि जब इलेक्शन कौन कंडक्ट करवा रहा है ना, क्या वो इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है। क्या गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी जो है इन्फ्लुएंस कर रही है, प्रेशर कर रही है उनके ऊपर। क्या उनके पास में पावर है कि वो अपना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवा सके कंट्री में। क्या वो पावर का यूज़ करते हैं? तो आंसर टू दिस ऑल द क्वेश्चन का जो ये सारे सवालों का जवाब जो है, हमारे देश में जो है क्या है, हमारे देश में कंडक्ट कौन करवाता है इलेक्शन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही पावरफुल बॉडी है
ओके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो इसको संविधान से पावर मिलती है ना? ये एन्जॉय करते हैं इंडिपेंडेंस पूरी तरीके से, जैसे कि एक जज को मिलती है, ठीक है? जुडिशरी में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज जो हैं, जिनकी इंडिपेंडेंसी के लिए सारी जो मेजर लिए जाते हैं, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए भी होते हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना? चीफ इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। जैसे ही वो अपॉइंट हो जाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज नॉट आंसरेबल टू प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। फिर जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो ये आंसरेबल नहीं है, मतलब कि प्रेसिडेंट के लिए अब उत्तरदायी नहीं है, मतलब कि ये, और गवर्नमेंट के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज अ वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर रूलिंग पार्टी या फिर गवर्नमेंट को नहीं पसंद आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के डिसीजन भी, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा नहीं सकते। वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच अ वाइड रेंजिंग पावर एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो बहुत ही कम ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं जिनके पास में इतनी ज़्यादा पावर है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है। इलेक्शन कमीशन जो है, वो डिसीजंस लेते हैं हर एक्सपेक्ट में, जो कंडक्ट करवाए जाते हैं, कंट्रोल करते हैं इलेक्शंस को, अनाउंसमेंट भी करते हैं इलेक्शन की, और डिक्लेयर करते हैं रिजल्ट, है ना? तो ये सारी पावर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में है। ये इम्प्लीमेंट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को, है ना? पनिश करते हैं अगर कोई भी पर्सन कोड ऑफ कंडक्ट को वॉयलेट करता है। सबसे पहले जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना, शुरू किया गया था, ताकि जो है केरला में एक छोटे तौर पे देखा लगाया गया था, ठीक है? फिर उसके बाद में इसको पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया कि ये एक रूल ऑफ गाइडलाइंस होती है कि वो लोग वॉयलेट ना करें, है ना? अभी हमने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, जब इलेक्शन चलते हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है ऑर्डर कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि वो फॉलो करे गाइडलाइंस को, है ना? और मिसयूज ना करे जो गवर्नमेंट की पावर है, और अपने चांसेस ना बढ़ाएं जो जीतने के, है ना? मतलब कि गवर्नमेंट जो है दायरे में रह करके काम करे, है ना? इलेक्शन को जो है मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करे, वरना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर उनके कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में इतनी पावर होती है ना? इलेक्शन कमीशन के पास में, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास में भी इतनी पावर होती है। व्हेन एन इलेक्शन ड्यूटी, government officers work under the control of election commission, not the government। तो इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी। तो ये लोग जो है काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंडर, ना कि ना कि गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है? उस टाइम पर जब इलेक्शन होते हैं। अभी 25 सालों से अगर देखें, तो इलेक्शन कमीशन जो है बहुत ही ज्यादा उन्होंने अपनी पावर का यूज करना शुरू कर दिया है, और उनकी पावर बड़ी भी है ना? ये जो बहुत कॉमन है नाउ दैट इलेक्शन कमीशन जो है, कि गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसा काम करती है ना, गलत काम करती है, फिर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, कुछ भी ऐसा करती है, तो इलेक्शन कमीशन ना उनको फटकार भी लगा देते हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, है ना? कुछ भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी गलत चीजें होती है तो, है ना? तो जब इलेक्शन ऑफिशियल जो होते हैं, when election officials come to the opinion that polling was not fair in some booths, or even an entire constituency, they order a repoll। अगर इलेक्शन ऑफिशियल को ऐसा लगता है कि पोलिंग जो जहाँ पर वोटिंग दी गई है वहां पर ढंग से नहीं हुई है, या फिर इन्फ्लुएंस किया गया है वोटिंग को, है ना, मैनिपुलेट किया गया है इलेक्शन को, वहां पर फ्रॉड हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन वहां पर रीपोल करवाते हैं, दोबारा वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। द रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक, जब रूलिंग पार्टी होती है तो इनको ये सब नहीं पसंद आता है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे कैसे कर सकते हैं, है ना? बट उनको ये ऑर्डर्स मानने पड़ते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक बहुत पावरफुल बॉडी है ना? तो इलेक्शन कमीशन जो अगर ऐसा नहीं होता, इलेक्शन कमीशन के पास में इतनी पावर नहीं होती, तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होते, गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे होते, है ना? गवर्नमेंट के हिसाब से काम कर रहे होते, तो हमारे यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो पाते। ओके, यहाँ पर देखो, ये इलेक्शंस के ये हेडलाइंस दी गई है जो पावर दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। इलेक्शन कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया, उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया ताकि 14th लोकसभा बन सके, है ना? मतलब कि रिजल्ट आने के बाद में इलेक्शन कमीशन जो है और ज्यादा उन्होंने नॉर्म्स को जो है बहुत ही ज्यादा टाइट कर दिया, मतलब जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लेकर के आए पोल एक्सपेंसेस को, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होता है ना उसकी वजह से, उसके लिए जो ज़्यादा खर्चा ना करें, उसके लिए गाइडलाइंस लाई गई है ना?
तो इलेक्शन कमीशन विजिट भी करते हैं, जैसे कि गुजरात में गए ताकि देख सकें अरेंजमेंट वगैरह ढंग से है कि नहीं, है ना? तो ये सारी चीज़ें। तो ऐसी गाइडलाइंस जो है ये आपको बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन की पावर। अब देखते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन के बारे में। क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस को देखने के लिए तो देखना चाहिए, मतलब कि अगर आपको देखना है कि इलेक्शन प्रोसेस अच्छे हैं कि नहीं, मतलब ढंग से हो रहा है कि नहीं, तो पार्टिसिपेशन भी बता देता है कि अगर वोटर्स जो है बहुत ही अच्छे से, मतलब पीपल जो है बहुत ही उत्साह के साथ में अगर वोट कर रहे हैं, है ना? एन्जॉय कर रहे हैं अपने वोटिंग राइट को, तो इलेक्शन ढंग से कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, है ना? जैसे हमारे देश में लगभग 70% रहता है इलेक्शन का, जो मतलब कि वोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा भी और जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी कि वोट दें सभी लोग, है ना? अगर इलेक्शन प्रोसेस जो है फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो लोग वोट नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना? तो ये चार्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर वोटर टर्नआउट जो इंडिया में और यूके का, है ना? तो फर्स्ट अगर देखें तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन जो है मेजर किया जाता है वोटर टर्नआउट फिगर के थ्रू। टर्नआउट बताता है कि जो एलिजिबल वोटर्स कितने हैं और जो उन्होंने अपने वोट कास्ट किए हैं कि नहीं, मतलब कि वोट दिया है कि नहीं, है ना? तो 50 सालों में जो टर्नआउट रहा है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका सॉरी, तो वहाँ पर कम हुआ है। जैसे कि यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में वोटिंग वगैरह है ना, तो वहाँ पर लोग वोट नहीं दिए हैं ज़्यादा, है ना, कम हुआ है। ठीक है, इंडिया में जो है ये जो है स्टेबल है और बढ़ा ही है, मतलब कि वोटर टर्नआउट बढ़ा है, लोग वोट देने जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पर इंडिया का ब्लू वाला ये देखो यहाँ से ऐसे-ऐसे करके बढ़ गया, है ना? यहाँ पर इनका कम हो गया यूके का। तो इंडिया में जो है पुअर है, इलिटरेट है, मतलब लोग जो है गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं है, है ना? अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो पीपल वोट करते हैं लार्जर प्रोपोर्शन में। क्या होता है कि जो लोग ना, मतलब कि ये लोग वोट देने जाते हैं, क्यों जाते हैं? एज़ कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज, जो अमीर होते हैं ना वो लोग जो ज़्यादा जिनके पास में फैसिलिटी होती है, वो लोग ज़्यादा वोट देने नहीं जाते हैं। जो गरीब होते हैं, इलिटरेट होते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, ये लोग वोट देने जाते हैं। ये लोग उस मतलब इनका ऐसा रहता है कि ये चाहते हैं कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो इनके वेलफेयर के लिए काम करे, है ना? रिच जो होते हैं, इनको मतलब ये लोग वोटिंग का अधिकार अपना यूटिलाइज़ करते ही नहीं है, है ना? तो अगर देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ के दिस इज़ इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़। वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अलग से जैसे कि एग्ज़ाम्पल देखें इसको, तो यूएस में ना जो गरीब हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं और जो यहाँ पर ना हिस्पैनिक सॉरी हिस्पैनिक मतलब होता है कि जो लोग लैटिन अमेरिका या जो कैरेबियन आइलैंड, क्यूबा वगैरह, मेक्सिको से जाकर के या फिर जो नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, उनको कहते हैं। जैसे कि अफ्रीका के लोग जो अमेरिका में बसे हुए हैं, उनको अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं, उसी तरीके से। तो इनका वोट जो है कम रहता है रिच और वाइट पीपल से। रिच और वाइट पीपल नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा वोट देते हैं। जो इंटरेस्ट होता है वोटर्स का इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बढ़ता जा रहा है समय के साथ-साथ, है ना? अगर देखें तो ड्यूरिंग 2004 के इलेक्शन में तो 1/3 वोटर्स जो हैं, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्ट लिया था, है ना? और मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज बीइंग क्लोज टू, मतलब कि ज्यादातर लोग जो है क्लोज है किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उसको फॉलो करते हैं, है ना? उनको पसंद करते हैं। तो 1 आउट ऑफ एवरी 7 वोटर्स, तो हर 7 में से एक वोटर जो है मेंबर है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, है ना? तो ये यहाँ पर बताया गया, वोटर टर्नआउट का चार्ट दिया गया है ना? और जो पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में इंडिया में, तो उनका भी इंक्रीज हुआ है यहाँ पर। यूएस में देखो तो व्हाइट और ब्लैक इतना यहाँ पर वोटिंग करते हैं, है ना? इंडिया में देखो तो ये वोटिंग का चार्ट दिया गया है ना? अभी थर्ड थिंग है कॉमन पीपल जो इंडिया में अटैच सॉरी कॉमन पीपल जो है ना हमारे यहाँ, तो वो क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं जो इलेक्शन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को। जैसे कि उनको फील होता है कि इलेक्शन जो है प्रेशर करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज लाएं, ऐसे प्रोग्राम्स लाएं जो फेवरेबल हो जनता से, है ना? जनता के वेलफेयर में काम करे, जनता के लिए, है ना? वो फील करते हैं कि ऐसे वोटिंग मतलब वोट मैटर्स हो
कि जिससे क्या हो हमारा देश आगे बढ़े और अच्छे से चले, है ना? उनको फ़ील होता है कि उनका वोट इम्पोर्टेंट है और उनके वोट के थ्रू ही आगे हमारा देश चलेगा, है ना? तो ये ज़रूरी होता है कि जो वोटर्स को अपने वोट की इम्पोर्टेंस पता हो, है ना? डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस? क्या आपको लगता है कि आपका एक वोट जो है डिफरेंस कर सकता है ना? तो ये देखो, कुछ लोगों को यहाँ पे ना सर्वे कंडक्ट करवाया गया, तो 60% लो 67% लोगों को लगता है हाँ, वोट से एक डिफरेंस आता है, मतलब वोट बहुत ज़रूरी होता है, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता हमारे वोट से, तो ये 18% लोगों ने, कुछ लो आधे लोगों को तो पता ही नहीं है ये सब होता क्या है ना? 15% एक्सेप्टेंस ऑफ आउटकम, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करना। कई सारे अफ्रीकन अफ्रीकन देश जो हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि ना इलेक्शन हो जाते हैं, अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है, तो वहाँ पर पार्टी में ही जो पार्टी जो है रूलिंग पार्टी है वो छोड़ती ही नहीं है गद्दी, है ना? वहाँ पर बैठ जाते हैं वो लोग और किसी और को पावर में आने ही नहीं देते हैं। पर हमारे देश में ऐसा नहीं होता। जब फाइनल टेस्ट हो जाता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट हो जाते हैं, तो आउटकम भी आ जाता है, ठीक है? अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होते हैं, तो आउटकम जो है फेवरेबल करता है पावरफुल का। पर हमारे देश में ऐसा नहीं देखा जाता। हमारे यहाँ अगर एक बहुत पावरफुल पार्टी है, तो वो भी हार जाती है ना इलेक्शन में। तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि रूलिंग पार्टी भी ही हार जाती है इलेक्शन में, है ना? जो नेशनल लेवल पर जो है या फिर स्टेट लेवल पर जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, वो भी हार जाती है इलेक्शन में, है ना? क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं हमारे देश में। यूजुअली जो लूजिंग पार्टी होती है वो एक्सेप्ट नहीं करती है आउटकम, ठीक है? जो हारती है ना पार्टी, वो एक्सेप्ट नहीं करती है कि हाँ, वो लोग हार गए हैं और अपनी पावर को छोड़ने तैयार नहीं रहते। पर इंडिया के इलेक्शन जो है अलग तरीके से, इंडिया का जो आउटकम एक्सेप्ट करती है पॉलिटिकल पार्टी, है ना? रूलिंग पार्टी जो है अगर वो हारती है इलेक्शन में नेशनल लेवल या फिर बोथ स्टेट लेवल में, तो वो क्या करते हैं, इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ 3 इलेक्शंस हेल्ड इन पास्ट 25 years रूलिंग पार्टी लॉस्ट। तो अगर देखो कि 25 सालों में अगर 2 से 3 बार अगर इलेक्शन कंडक्ट करवाए गए हैं, तो उसमें ना रूलिंग पार्टी हार गई है ना? यूएस में अगर देखें तो जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड होते हैं, अगर बहुत ही कम ही वो हारते हैं, मतलब कि जो पहले से चुने गए लोग हैं ना, अगर दोबारा इलेक्शन होते तो वो हारते नहीं हैं, है ना? वो पावरफुल हैं क्योंकि। पर हमारे देश में पावरफुल लोग भी इलेक्शन हार जाते हैं, है ना? इंडिया में अगर देखें अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपी, मतलब कि जो हमारे यहाँ जो पहले से सांसद हैं, एमपी हैं और जो विधायक हैं, एमएलए हैं, वो हार जाते हैं इलेक्शन में क्योंकि जनता उनको पसंद ही नहीं करती। मतलब एक बार इलेक्शन में जीते, दूसरी बार हार गए, तो ऐसा चलता है इंडिया में, है ना? तो यही बताता है कि हमारे इलेक्शन फ्री एंड फेयर है कि पावरफुल पर्सन भी हार जाता है इलेक्शन में। कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट, जो कैंडिडेट खूब सारा पैसा खर्च करते हैं, खरीदते हैं वोटर्स को, है ना? वोट्स को खरीदते हैं, तो क्रिमिनल के साथ में जिनके कनेक्शन है, वो भी हार जाते हैं इलेक्शन में, है ना? Barring very few disputes election, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict। और हमारे यहाँ एक देश में बहुत अच्छी बात है कि जब भी इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी होती है और जो लूजिंग पार्टी हो, मतलब कि जो हारती है पॉलिटिकल पार्टी, वो भी अपनी एक्सेप्ट करती है, ठीक है, हार को। और वो जनता का आदेश मान करके वो हट जाते हैं पावर से, है ना? दूसरी पार्टी आकर के फिर गवर्नमेंट बनाती है कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अभी ना ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना? चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखना है, तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? ऑल दिस लीड टू अ सिंपल कंक्लूजन, एक सिंपल कंक्लूजन निकलता है, इलेक्शन जो इंडिया में कंडक्ट करवाए जाते हैं वो फ्री एंड फेयर है, ठीक है? तो पार्टी जो जीतती है इलेक्शन, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, ठीक है? सो डज़, क्योंकि पीपल ने उनको चूज़ किया है, इसलिए वो गवर्नमेंट में पावर में आते हैं, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू वो जीत कर के आए हैं, तो गवर्नमेंट जो है फिर वो फॉर्म करते हैं। हुँ? जो ये जो अगर नहीं हो पाता, दिस मे नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये सच नहीं है, ठीक है? कई कैंडिडेट जो होते हैं, वो जीत जाते हैं बेसिस ऑफ मनी पावर और अनफेयर मीन्स के थ्रू, मतलब पैसे के थ्रू, गलत तरीके से भी इलेक्शन जीत जाते हैं कई लोग जो होते हैं हमारे देश में भी, है ना? बट ओवरऑल वर्डिक्ट जो इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन का,
वो पॉपुलर प्रेफ़रेंस दिखाता है कि जनता क्या चाहती है। बहुत ही कम ही ऐसे एक्सेप्शन हैं, 60 सालों में अगर देखें कि हमारे देश में है ना, कि जो इंडिया के इलेक्शन जो हैं, उनको अनडेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, है ना? अगर कोई इंसान ऐसा करता भी है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो कई सारे उसके खिलाफ एक्शन भी लिए जाते हैं, है ना? तो इंडिया के जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। तो ये जो पिक्चर दिखाई जा रही है डिफरेंट है ना? एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आर पीपल प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज? क्या लोगों का जो प्रेफरेंस होता है, लोग जो वोट देते हैं, वो अपने नॉलेज के बेसिस पे देते हैं, हाँ? जो किसी इंसान को वो चुन रहे हैं, है ना? क्या वोटर्स जो हैं वो सच में रियल चॉइस में मतलब उनके पास में रियल चॉइस होती है? क्या इलेक्शन जो होते हैं उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड होता है एवरीवन के लिए? मैं हर किसी के बात में मतलब कि इक्वल एक्सपेंडिचर हो, इलेक्शन कैंपेन कर सके वो ढंग से, है ना? तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होता है हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट के लिए? क्या ऑर्डिनरी सिटीजन जो है वो जीतने का सोच सकते हैं इलेक्शन? हाँ, अगर कोई इंसान अगर आपने सोचा ठीक है चलो इलेक्शन लड़ते हैं, क्या आप जीत सकते हो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी पैसे वगैरह एक्सपेंडिचर के, है ना? क्या कोई ऑर्डिनरी सिटीजन जीत सकता है इलेक्शन? तो ये क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड्स जो इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं, ये कई सारे लिमिटेशंस और चैलेंजेस लेकर के आते हैं इंडिया के इलेक्शन में, उसकी अटेंशन लेकर के आते हैं। मतलब कि इन मुद्दों पर ध्यान आता है हमारा कि ये लिमिटेशंस है, ये चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ इलेक्शन जो कंडक्ट करवाए जाते हैं उस पर। तो इसमें क्या-क्या इंक्लूड है? तो यहाँ पर देखते हैं। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट। जिन कैंडिडेट पार्टीज जो कैंडिडेट होते हैं, पार्टीज होती हैं, उन कुछ लोगों के पास में बहुत ज़्यादा पैसा होता है ना, तो उनकी अगर जीते नहीं भी, तो भी उनके पास में बहुत ज़्यादा अनफेयर एडवांटेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं वो, है ना? एन्जॉय करते हैं, उनको अलग ही फ़ायदे मिलते हैं जिनके पास में पैसा होता है, जो कैंडिडेट हो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में। जो स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिपेंडेंट मेंबर हैं, उनके कंपेयर में, है ना? तो जो कुछ पार्ट में हमारे देश में कैंडिडेट जो होते हैं उनके क्रिमिनल कनेक्शन भी होते हैं और क्या करते हैं वो पुश करते हैं दूसरों को कि वो इलेक्टोरल रेस से आउट हो जाए, मतलब कि जैसे कि कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, अच्छा है वो, है ना? इंसान जो देश के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको हटा देते हैं क्योंकि उसके क्रिमिनल कनेक्शन है जो कैंडिडेट के। मतलब कि एक कैंडिडेट है जो सही तरीके से इलेक्शन लड़ना चाहता है, एक कैंडिडेट है जिसके क्रिमिनल कनेक्शन है ना? वो क्या करेगा, इसको आउट करने की कोशिश करेगा, है ना? इसको हटा देगा और सिक्योर करते हैं टिकट ज़्यादातर पार्टी से ही, है ना? कुछ फैमिलीज़ जो होती है डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, है ना? जैसे कि कांग्रेस में बहुत ही ज़्यादा ये नेपोटिज़्म और परिवारवाद का ये जो है एलिगेशंस लगाती है बीजेपी, है ना? तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में फैमिलीज़ डोमिनेट करती है ना? तो हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी ये होता है कि फैमिलीज़ डोमिनेट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो टिकट दिए जाते हैं उनके रिलेटिव को ही, है ना? फैमिली के रिश्तेदारों को ही टिकट्स दिए जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तो बहुत कम ही मतलब कि देखा जाता है ऐसा कि जो सिटीज़न के पास में ज़्यादा चॉइस बचती नहीं है। मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिस। अगर देखें ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ प्रैक्टिस एक ही तरीके की होती है ना? तो सिटीज़न के पास में ज़्यादा चॉइसेस बचती नहीं हैं। स्मॉलर पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सफ़र करते हैं ह्यूज डिसएडवांटेजेस, है ना? तो जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं, वो सफ़र करते हैं डिसएडवांटेज, मतलब उनके पास में उतना फ़ायदा नहीं रहता है अगर कंपेयर करते हैं बिग पॉलिटिकल पार्टी से। ओके, तो ये चैलेंजेस होते हैं हमारे यहाँ इलेक्शन में, ये चैलेंजेस हैं, है ना? जो कि हमारी डेमोक्रेसी में थोड़े चैलेंजेस तो होंगे ना, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री, है ना? तो चैलेंजेस तो होंगे, इन सब चीज़ों को देख कर के चलना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इसलिए रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो डीपर इशू है, ये थोड़ा परेशानी की बात तो है, जो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में उनके लिए, है ना?
दैट इज़ व्हाई इसलिए कहा जाता है कि सिटीज़न जो हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन है, वो डिमांड करते हैं कि रिफ़ॉर्म होने चाहिए इलेक्टोरल सिस्टम में। मतलब कि जो इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं, जो इलेक्शन का पूरा सिस्टम है ना? जो एक्सपेंडिचर रखा जाता है, कितना क्या खर्चा होना चाहिए, है ना? स्टेट फंडिंग की बात की जाती है कि गवर्नमेंट फंड करे इसको, है ना? प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स आते हैं कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए इलेक्शन, है ना? अगर कोई भी इश्यू होता है, तो उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट फिर एक्शन लेते हैं, है ना? और फिर देखो, तो ये ना आप सोच सकते हैं क्या कोई रिफॉर्म होनी चाहिए हमारे यहाँ इलेक्शन में? व्हाट कैन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दीज चैलेंजेस? है ना? तो ऑर्डिनरी सिटीजन क्या ही करेगा? ऑर्डिनरी सिटीजन तो ध्यान ही नहीं देते हैं इतनी चीज़ों पर, है ना? अगर उनको पता भी होता है तो वो कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने नहीं जाते हैं, है ना? तो लोग ऐसा ही सोचते हैं। पर फिर भी हमारे देश में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक होते हैं, है ना? कि जो रूलिंग पार्टी है वो भी हार जाती है, जो पावरफुल पीपल है वो भी हार जाता है। पर थोड़ा और एजुकेटेड होने चाहिए जो ये कैंडिडेट होते हैं ना, तो कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे यहाँ इलेक्टोरल सिस्टम में। ओके, अब चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये आप वोकैबुलरी पहले ही पढ़ा करो, ओके? जो चैप्टर्स थे, है ना? तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। वैसे हम आपको समझा देते हैं ये सारी चीज़ें, है ना? तो आप कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।